हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+% का। ठीक है, ये फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ठीक है, डेली चल रहा है ये। अब इसकी क्लासेस टाइम देख लेते हैं। सुबह 8 बजे अंग्रेजी की क्लास होती है, सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस का सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 8 बजे, जो सोशल साइंस की क्लास होती है, सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है। और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है, जिसमें सर बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो जुड़ना यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको विज्ञान पढ़ाती हूँ और आज हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 6। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। आज ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा श्वसन क्रिया से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। श्वसन श्वसन जीव कोशिकाओं के भीतर छोटे छोटे चरणों में संपन्न होने वाला एक नियंत्रित प्रक्रम है। श्वसन जीव कोशिकाओं के भीतर छोटे छोटे चरणों में संपन्न होने वाला एक नियंत्रित प्रक्रम है, जिसमें सामान्यतः शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक ऑक्सीजन प्रक्रिया मतलब केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा श्वसन पदार्थों यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। प्रत्येक चरण में थोड़ी थोड़ी करके ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक संचयन एटीपी अणुओं में होता है तथा CO2 और H2O के रूप में बने उत्पादों का शरीर के बाहर निष्कासन होता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। श्वसन जीव कोशिकाओं के भीतर छोटे छोटे चरणों में संपन्न होने वाला नियंत्रित प्रक्रम है, जिसमें सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा श्वसन पदार्थों का विखंडन होता है। प्रत्येक चरण में थोड़ी थोड़ी करके ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण एवं संचय एटीपी के रूप में होता है तथा CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बने उत्पादों का शरीर के बाहर क्या होता है? निष्कासन होता है। यानी कि उत्सर्जन, निष्कासन मतलब बाहर को निकलते हैं। ठीक है, निष्कासन होता है। अब देख लेते हैं जीवों में श्वसन गैस विनिमय क्रिया विधि। जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जीवों में ऑक्सीजन का कोशिका के तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। इसमें क्या दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बाहर निकलना। ठीक है, और ऑक्सीजन का कोशिका के अंदर एंटर करना मतलब प्रवेश करना या पहुंचना क्या कहलाता है? जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कहलाता है। पौधों में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? पौधों में श्वसन गैसों के विनिमय की क्रियाविधि बहुत सरल है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधों के भीतर रंध्रों बातरंध्रों व अंतर कोशिकाओं स्थानों द्वारा विकसित होता है। पौधों में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से उनके भीतर जो रंध्र होते हैं, बात रंध्र होते हैं और अंतर कोशिकाओं के स्थानों द्वारा विकसित होती है। जल निगमन पौधों और निम्न जंतुओं में श्वसन गैसों का विनिमय शरीर की सतह द्वारा विसरण के फलस्वरूप होता है। जल निगमन पौधों और निम्न जंतुओं में श्वसन गैसों का विनिमय शरीर की सतह के विसरण के फलस्वरूप होता है। अब देख लेते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिन्हें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। वायवीय श्वसन कहलाता है, जिन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं। तो
इसी प्रकार श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं वायवीय श्वसन, इसको हम अंग्रेजी में एरोबिक श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन या एरोबिक श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन व एरोबिक श्वसन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वायु का उपयोग होता है। क्या होता है? वायु का उपयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? मुख्यतः ऑक्सीजन होती है, यानी कि O2 होती है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में रासायनिक बंधकों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ताकि उच्च मात्रा में ऊर्जा जारी की जा सके। यह पौधों और जानवरों के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। वे जानवर और जंतु जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एरोबिक होते हैं यानी कि वायवीय होते हैं। अधिकांश जानवरों में एरोबिक श्वसन होता है। अधिकांश जानवरों में कौन सा श्वसन होता है? एरोबिक श्वसन होता है। इसमें इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन किस प्रकार से होती है? इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, वायवीय श्वसन एरोबिक श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने वाले सभी जीव ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वे अपने द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। एरोबिक श्वसन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। एरोबिक श्वसन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है क्योंकि ऑक्सीजन के उपयोग से श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। मतलब क्या होता है? ग्लूकोज जो है पूर्ण विघटित हो जाता है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवायवीय श्वसन। क्या है? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का अधूरा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इसमें अधूरा ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। इसके अलावा साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि जैसे कार्बनिक पदार्थ भी बनते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है? अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः बनती है और अल्कोहल बनता है। इसके अलावा इसमें साइट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड जैसे कार्बनिक पदार्थ भी बनते हैं। इस प्रक्रिया को अंतःआण्विक श्वसन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःआण्विक श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन खमीर, कुछ बैक्टीरिया और परजीवों, कृमिकों आदि जीवों में होता है। वे जानवर और पौधे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? अवायवीय कहलाते हैं। वे जानवर और पौधे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं अब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अवायवीय कहलाते हैं। खमीर एक प्रकार का कोशिका वाला ऊतक है। क्या है? खमीर एक प्रकार का कोशिका वाला ऊतक है। खमीर में एकल कोशिका पूरे जीव का प्रतिनिधित्व करती है। खमीर में क्या होता है? एकल कोशिका यानी कि एक कोशिका होती है। इस प्रक्रिया में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है। खमीर अवायवीय रूप से श्वसन करता है। किस प्रकार से करता है? अवायवीय रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया के दौरान खमीर ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है। इसका उपयोग अल्कोहल ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसमें C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज है, खमीर के रूप में है। किसके रूप में है? खमीर के रूप में है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लूकोज की या खमीर की रिएक्शन जब एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो ये एथेनॉल या अल्कोहल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। आगे देखते हैं, अवायवीय श्वसन बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करता है क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का केवल आंशिक विघटन होता है। क्या होता है?
आंशिक रूप से विघटन होता है। ये सभी जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए खमीर एक ऐसा जीव है जो हवा में ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, क्योंकि यह अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। खमीर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। अब हमने अभी वायवीय और अवायवीय श्वसन के प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर हो सकते हैं। पहला है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सेकंड पॉइंट है, खाद्य पदार्थ पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वायवीय श्वसन में खाद्य पदार्थ पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन खाद्य पदार्थों का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें पदार्थों का ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, जिससे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा मुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में थोड़ी ही मात्रा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। यह सभी जीवों में पाया जाता है। यह सभी जीवों व पेड़ पौधों, इस किसमें व पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। व पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में यह बहुत कम जीवों जैसे कि ईस्ट है, मानव की मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में जिम्मेदार एंजाइम प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में टूट जाता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज विघटित होकर एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड व CO2 में परिवर्तित हो जाता है या टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ATP के कितने अणु? 38 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 38 अणु बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के केवल 2 ATP बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 ATP ऊर्जा के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 8। एक ग्लूकोज अणु से 2774 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 2274 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से केवल 34 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? समीकरण सहित समझाइए। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? समीकरण सहित समझाइए। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की एक प्राथमिक विधि है। किस प्रकार की विधि? एक प्राथमिक विधि है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में स्थिर हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल से रिएक्शन करके किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल। ठीक है, हरे पौधों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरिम होता है। ठीक है, वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं और O2 गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? O2 गैस मुक्त करते हैं।
रिएक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के साथ रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करके ग्लूकोज व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, पौधों में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही हाइड्रोजन के रूप में स्थित होते हैं, किसके कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थित होते हैं, बल्कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भी स्थिर होती है। इसका अर्थ यह है कि हम सब प्रतिदिन भोजन में अप्रत्यक्ष रूप से और हम सब प्रतिदिन भोजन में अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं व प्रत्यक्ष रूप से जंतु अपना भोजन पौधों और उनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जब वे अन्य जंतुओं को खाते हैं, क्योंकि ये जंतु भी तो पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परिवर्तित करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। हम इन पदार्थों से भोजन लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन भी अधिकतर पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आती है। पृथ्वी पर पौधों के आने से क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो जाती है। पृथ्वी में पौधों के आने से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती थी। ठीक है, क्या होता है इसमें, आगे देखते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पौधों के पृथ्वी पर आने पर तथा उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अधिक होती है। यह प्रक्रिया 280 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। वायु में ऑक्सीजन होने से उच्च जंतुओं का उदय हुआ है। क्या हुआ है, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या हुआ है, उच्च जंतुओं का उदय हुआ है। अब इसमें रिएक्शन देख लेते हैं कि पौधों की रिएक्शन किस प्रकार से होती है, हमारी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन किस प्रकार से होती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पौधे होते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा दिया जाता है, जो हम छोड़ते हैं, उसके साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, जल यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपस में रिएक्शन करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में तब क्या होता है, जो पौधे जो हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि अपने भोजन का निर्माण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमें क्या करते हैं, O2 प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। धूल का कण गर्म वस्तु मनपसंद पकवान उद्दीपन है। धूल का कण गर्म वस्तु मनपसंद पकवान हमारे उद्दीपन है। आँख का बंद होना, हाथ का हटा लेना तथा मुंह में पानी आना, ये अनुक्रिया है हमारी। क्या है, ये हमारी अनुक्रिया है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है संवेदनशीलता। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श है, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि सभी जीवों में संवेदनशीलता और उत्तेजना पाई जाती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लाजवंती यानी कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते ही पत्तियां झुक जाती हैं। लाजवंती या छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं, अतः लाजवंती स्पर्श या उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। इसी प्रकार कई फूल प्रातः खिलते हैं और दिन के समय उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण रात रानी। रात रानी रात में खिलती है तथा दिन में बंद हो जाती है। इसी प्रकार सूरजमुखी का पुष्प जो सूर्य के साथ साथ घूमता है,
पोंटुलाइका का पुष्प सूर्य की रोशनी तक खिला रहता है, फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। पौधों की भांति जंतु भी संवेदनशील होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। पौधों की भांति, इसी प्रकार पौधों की भांति जंतु भी संवेदनशील होते हैं, और जैसे ऊपर बताया गया, जिस प्रकार से ऊपर बताया गया है। अब एक बार चित्र में देख लेते हैं। ये हमारा छुई मुई का पौधा है। किसका है? छुई मुई का पौधा है, जिसमें ये पौधा पहले इस प्रकार से था। इसको जब हमने छू लिया तो ये मुरझा गया। क्या हुआ? ये मुरझा गया। तो इसमें क्या है? संवेदनशीलता का गुण। क्या है? संवेदनशीलता का गुण विद्यमान है। ठीक है, इसमें क्या है? संवेदनशीलता का गुण विद्यमान है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस की यूनिट 6, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले पढ़ लिया था। ये हमारा पार्ट 3 था और लास्ट पार्ट था, जिसमें हमने यूनिट 6 का कंप्लीट सिलेबस कराया है। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पिछली क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की फ्री क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारा चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।